नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी जो पढ़ाई है बहुत अच्छी तरह से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज बुधवार है और बुधवार को हमारी लूसेंट सामान्य ज्ञान चलती है। तो आप सभी जो है अपनी किताब निकाल लीजिए, साथ में उस हाइलाइटर या पेन भी निकाल लीजिए। तो हमारा जो है आज का जो टॉपिक है वो वैदिक सभ्यता है। और कल जो हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ा था। सिंधु घाटी की सभ्यता में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वो सभी मैंने आपको करवा दिए थे। तो आप आज आ जाइए वैदिक सभ्यता पे। लूसेंट का पेज नंबर 5, वैदिक सभ्यता। तो इसमें जो है आपका पहला पॉइंट है वैदिक काल का विभाजन दो भागों में। ऋग्वेदिक काल जिसका टाइम पीरियड है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, इसका पीरियड है 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया है। इसको आप हाईलाइट कर दीजिए, जिसके पास हाइलाइटर है वो हाईलाइट कीजिए, जिसके पास जो पेन है वो उसको अंडरलाइन कीजिए। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में, ऋग्वेदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व किया गया। वैदिक काल जो है, वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया, एक ऋग्वेदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल का जो टाइम पीरियड था वो था 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और जो उत्तर वैदिक का टाइम पीरियड था वो था 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इसका नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिए, नेक्स्ट फैक्ट जो है आप नोट कीजिएगा। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। देखिए, जो आर्य थे वो सर्वप्रथम जो है पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। जो मैक्स मूलर थे, मैक्स मूलर ने आर्यों का जो मेन निवास बताया है, मूल स्थान बताया है, वो बताया है मध्य एशिया को। आर्यों द्वारा निर्मित जो सभ्यता थी वैदिक सभ्यता जो है आर्यों द्वारा ही एक निर्मित सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता की का जो निर्माण किया वो आर्यों ने किया था। इसका नेक्स्ट पॉइंट आप नोट कीजिए। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों की भाषा कैसी थी? आर्यों की भाषा जो है संस्कृत थी। इसका नेक्स्ट पॉइंट पर आइए आप, नेक्स्ट पॉइंट आप नोट कीजिए। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन 5 भागों में बटा था। कुल, ग्राम, विष, जन, राष्ट्र। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी, विष का प्रधान विषपति एवं जन के शासक राजन कहलाते थे। जो आर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था थी, प्रशासनिक व्यवस्था वो 5 भागों में बटी हुई थी। सबसे छोटा होता था कुल, उससे बड़ा होता था ग्राम, उससे बड़ा होता था विष, उससे बड़ा होता था जन, और सबसे बड़ा होता था राष्ट्र। जो कुल है, कुल का जो मुखिया होता था उसे बोलते थे कुलुप। कुल के मुखिया को कुलुप बोलते थे, और ग्राम के मुखिया को ग्रामीण, और विष के जो प्रधान होता था उसको विषपति कहते थे, और जो राज का होता था उसे राजन, जो जो जन का होता था उसको राजन कहते थे, और लास्ट में आपका राष्ट्र आता था। अब आप नेक्स्ट पॉइंट छोड़ दीजिए, उससे भी नेक्स्ट पॉइंट आप छोड़ दीजिए। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आइए। पुरूप। पुरूप दुर्गपति एवं स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। जो पुरूप होते थे वो दुर्गपति की गतिविधियों पर नज़र रखते थे, और जो स्पष्ट होते थे वो जनता की गतिविधियों पर नज़र रखते थे, वो भी गुप्त रूप से। ये दो गुप्तचर होते थे, एक पुरूप जो कि दुर्गपति की पर नज़र रखते थे गतिविधियों पर, और दूसरा स्पष्ट जो जनता की गतिविधियों पर नज़र रखते थे। नेक्स्ट पॉइंट पर आइए आप। वाजपति। वाजपति जो है गोचर भूमि का अधिकारी होता था, इसको नोट कीजिए। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उससे नेक्स्ट पॉइंट पर आइए आप। उग्र। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। अपराधियों को जो पकड़ता था उसको उग्र कहते थे।
नोट है इसमें ऋग्वेदिक में किसी तरह के न्याय अधिकारी का उल्लेख नहीं मिलता। ये नोट कर लीजिए, ऋग्वेदिक काल में जो है न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं मिलता। ऋग्वेदिक काल में न्यायाधिकारी नहीं हुआ करते थे। अब नेक्स्ट फैक्ट पर आइए आप। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने की संस्था थी। राजा श्रेष्ठ एवं संप्रभात लोगों की संस्था थी, जबकि सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समिति में भाग ले सकती थी। तो इसमें जो है अंडरलाइन करना है, सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता की का प्रतिनिधित्व करती थी। इसको नोट करना है। सभा और समिति आपका जो है, सभा और समिति जो राजा को सलाह देने के लिए जो उत्तर वैदिक काल था, तो उसमें सभा और समिति जो होती थी, राजा को सलाह देने के लिए दो संस्था बनाई गई थी, जिसमें सभा जो होती थी उसको श्रेष्ठ जो है संस्था बोलते थे, और जो लोगों को संप्रभात लोगों के लिए होती थी, जबकि जो समिति थी वो सामान्य जनता या सामान्य लोगों के लिए हुआ करती थी। और उस समय जो है सभा और समिति में जो बैठने का अधिकार था वो महिलाओं को भी था। अब नेक्स्ट पॉइंट आप छोड़ दीजिए, उससे नेक्स्ट पॉइंट पर आइए। 10 राज्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेदिक के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुषाणी बोलते हैं रावी नदी को, के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ। तो आपने इसको अंडरलाइन करना है, हाईलाइट करना है। जो 10 राज्य युद्ध था उसका उल्लेख जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राग युद्ध का उल्लेख किया गया है। जो आपकी रावी नदी है उसका प्राचीन नाम परुषणी नदी था, परुषणी बोलते थे। नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिए आप। ऋग्वेदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेदिक के 10वें मंडल में पुरुषोक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। इसमें आपको नोट करना है, ऋग्वेदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये नोट कर लिया। उसके बाद ऋग्वेदिक के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। बस इतना ही आपको इसमें नोट करना है। ऋग्वेदिक काल में जो है समाज में 4 वर्णों में विभक्त था। ये उसका जो है व्यापारिक स्तर पर, व्यवसायी स्तर पे जो जिसका व्यवसाय था उस हिसाब से इसको डिवाइड किया गया था, बांटा गया था। सबसे उसमें आता था ब्राह्मण, उसके बाद आता था क्षत्रिय, उसके बाद आता था वैश्य, और उसके बाद जो सबसे लास्ट में आता था वो आता था शूद्र। कहा जाता था कि जो पुरुष परम पुरुष है उसके जो मुख से है वो ब्राह्मण उसके मुख से पैदा हुए हैं, क्षत्रिय परम पुरुष के भुजाओं से पैदा हुए हैं, और जो वैश्य हैं वो परम पुरुष के जांघों से पैदा हुए, और लास्ट में जो शूद्र हैं वो परम पुरुष के जो है पैरों से उत्पन्न हुए हैं। और इसका ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का जो है वर्णन किया गया है। ये क्वेश्चन आ जाता है, पुरुष सूक्त का वर्णन कौन से मंडल में मिलता है, तो पुरुष सूक्त का वर्णन जो है 10वें मंडल में मिलता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आइए आप। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। सिर्फ इतना ही आपको अंडरलाइन करना है, आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुख्य पिता होता था, जिसे कुलुप कहा जाता था। सिर्फ आपको पढ़ना है, नोट नहीं करना। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। स्त्रियां इस काल में जो है अपने पति के साथ यज्ञ में भाग लेती थी। अब आप नेक्स्ट लाइन छोड़ दीजिए, उससे भी नेक्स्ट लाइन छोड़ दीजिए। अब नेक्स्ट लाइन पर आइए। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। अमाजू किसे कहा जाता था? जो महिलाएं जो है उत्तर वैदिक काल में
हमेशा कुंवारी रहती थी, अविवाहित रहती थी, उन्हें अमाजु कहते थे। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोम रस, जो कि वनस्पतियों से बनाया जाता था। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। अब इसमें जो है आपका बॉक्स बने हुए हैं। पहली ही उसमें बॉक्स है जिसमें लिखा हुआ है दिशा, उत्तर वैदिक शब्द, राजा और राजा का नाम ये लिखा हुआ है। बॉक्स बना होगा। बॉक्स में देखिए पूर्व प्राची और यहाँ पर लिखा है राजा को क्या बोलते थे उस समय? सम्राट। पश्चिम में प्रतीचि और राजा को क्या बोलते थे? स्वसम्राट। उत्तर में उदीची, राजा को बोलते थे विराट। मध्य में राजा को बोलते थे राजा और दक्षिण में राजा को बोलते थे भोज। यानी वैदिक सभ्यता के टाइम पे पूर्व के इलाके थे उसमें राजा को क्या बोलते थे? सम्राट। पश्चिम में राजा को बोलते थे स्वराष्ट्र। उत्तर में राजा को बोलते थे विराट। मध्य में राजा को बोलते थे राजा और दक्षिण में राजा को बोलते थे भोज। इसको आपको नोट करना है, अंडरलाइन करना है, हाईलाइट करना है। इसी के नीचे दूसरा बॉक्स बना हुआ है, उसमें लिखा हुआ है उपनिषदों की संख्या है 108। उपनिषद टोटल उपनिषद जो है 108 है, उसको अंडरलाइन कीजिए। महापुराणों की संख्या 18 और वेदांगों की संख्या जो है 6 है। आप इन तीनों को नोट कर लीजिए। वेदांग हमारे 6 हैं, पुराण 18 हैं और उपनिषद जो है 108 है। अब दूसरे ही उसमें बॉक्स पर आइए आप, जिसमें लिखा हुआ है आपके राइट साइड प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक। इसमें दर्शन लिखा हुआ है, उसके प्रवर्तक लिखा है। जो चार्वक है, चार्वक का प्रवर्तक कौन है? चार्वक है। योग किसने लिखा है? पतंजलि ने। सांख्य किसने लिखा है? कपिल ने। न्याय किसने लिखा है? गौतम ने। पूर्व मीमांसा जो है जैमिनी ने लिखा है। उत्तर मीमांसा जो है बद्र नारायण ने लिखा है। और वैशेषिक जो है कणादिया उलुक ने लिखा है। कणाद को उलुक भी कहते हैं। तो इसमें जो आपको नोट करना है, पढ़ना तो आपने सारा है, जो नोट करना है योग किसका है? पतंजलि का। सांख्य किसका है? कपिल का। न्याय किसका है? गौतम का। ये तीन जो है अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। योग दर्शन, सांख्य दर्शन और न्याय दर्शन। योग दर्शन पतंजलि ने लिखा है, सांख्य दर्शन कपिल ने लिखा है और न्याय दर्शन जो है आपका गौतम ने लिखा है। इसके साथ आपका पूर्व मीमांसा भी पूछ लिया जाता है, जैमिनी ने लिखा है। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट लाइन छोड़ दीजिएगा, उससे नेक्स्ट लाइन पर आइए। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। आर्य लोग जो हैं कृषि और पशुपालन किया करते थे। उनका जो व्यवसाय था पशुपालने का था और कृषि का था। नेक्स्ट लाइन पर आइए। गाय को अगन्य ना मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा जाता था। सिर्फ इतना ही नोट कीजिए। गाय को जो है अगन्य यानी कि ना मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा जाता था। सिर्फ इतना नोट करना है। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश निकाले की व्यवस्था थी। वैदिक सभ्यता में जो है गाय को अगन्य का मतलब होता है जिसको मारा ना जा सके, जो मारने योग्य ना हो, वह कहते थे। और जो भी गाय को मारता था तो उसके लिए मृत्युदंड या देश निकाले का प्रावधान था, उस समय दंड था। अब नेक्स्ट फैक्ट पर आइए आप। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र था। इसको आप अंडरलाइन कीजिए। आर्यों का जो है प्रिय पशु कौन था? घोड़ा। और प्रिय देवता जो है इंद्र था। नेक्स्ट पॉइंट पर आइए आप। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। आप इस पूरी लाइन को अंडरलाइन कीजिए। आर्यों द्वारा खोजी गई वस्तु जो है लोहा थी और लोहे को ये कहते थे श्याम अयस्क, जबकि तांबे को ये लोहित अयस्क कहते थे। नेक्स्ट लाइन छोड़ दीजिए, उससे नेक्स्ट लाइन पर आइए आप। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली थी। इनकी लेन देन की प्रणाली जो थी उसका नाम था वस्तु विनिमय प्रणाली
इनके टाइम पर प्रचलित थी। इसके बाद आप आइए, नेक्स्ट लाइन छोड़ दीजिए, उससे नेक्स्ट फैक्ट भी छोड़ दीजिए। अब नेक्स्ट फैक्ट पर आइए आप, तीसरे फैक्ट पे। ऋग्वेदिक में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती है। ऋग्वेदिक में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ। इस पूरी लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। ऋग्वेदिक काल में जो है उल्लेखित नदी वो में ऋग्वेदिक काल में जो है सबसे पवित्र नदी जो है वो सरस्वती को कहा गया है, जबकि यमुना का 3 बार और गंगा का 1 बार प्रयोग हुआ है। सिंधु नदी का जो प्रयोग है, सर्वाधिक प्रयोग सिंधु नदी का प्रयोग किया गया है, उल्लेख किया गया है। सिंधु नदी का जो है उल्लेख, सबसे ज़्यादा उल्लेख सिंधु नदी का किया गया है। यमुना नदी का उल्लेख 3 बार, गंगा नदी का उल्लेख 1 बार, जबकि सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। अब ऋग्वेदिक काल की नदियाँ, जो बॉक्स है, बॉक्स में ऋग्वेदिक काल की नदियाँ जिसमें प्राचीन नाम आधुनिक नाम लिखे हुए हैं। कुंभकुर्रम, कुंभा काबुल नदी को कहते थे। वी सस्ता झेलम को कहते थे। अस्कनी नदी चिनाव को कहते थे। परोसनी रावी नदी को कहते थे। सतुर्दी सतलज को कहते थे। विपासा व्यास नदी को कहते थे। सदानीरा गंडक नदी को कहते थे। द्रिसती घग्गर नदी को कहते थे। गोमती गोमल को कहते थे। और सुवस्तु स्वात नदी को कहते थे। इसमें जो इम्पोर्टेंट नदियां हैं वो आप नोट कीजिए। वितिस्ता झेलम नदी, अस्कनी चिनाव नदी, परुसणी रावी नदी, और विपासा व्यास नदी, और द्रिसदती घग्गर नदी। ये इम्पोर्टेंट नदियां हैं, आप इनको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट पर आइए। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। ऋग्वेदिक काल से आते आते उत्तर वैदिक काल, पहले ऋग्वेदिक काल आया। ऋग्वेदिक काल में जो है इंद्र प्रिय देवता हुआ करते, जबकि उत्तर वैदिक काल में इंद्र देवता के अलावा जो है सर्वाधिक प्रिय प्रजापति देवता हो गए। इंद्र देवता का स्थान जो है प्रजापति देवता ने ले लिया था। अब नेक्स्ट, इसी के नेक्स्ट में बॉक्स में लिखा होगा ऋग्वेदिक कालीन देवता। तो ऋग्वेदिक कालीन देवता में आपका इंद्र है। इंद्र युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता है। इसको आप नोट कीजिए। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ था। वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता। इतना ही आप नोट कीजिए इसमें। विश्व के दिन रात ये छोड़ दीजिए। अब ध्यों आकाश का देवता, ये सबसे प्राचीन है, इसको नोट कर लीजिए। सोम वनस्पति देवता। उषा छोड़ दीजिए। अश्विन विपत्तियों को हराने वाला देवता। बस इसमें इतना ही वो है। लास्ट में मारुत आंधी तूफान का देवता। अब ये भी छोड़ दीजिए। ये दोनों फैक्ट छोड़ दीजिए आप। अब नेक्स्ट ये भी छोड़ दीजिए। अब पेज नंबर 6 में दूसरा फैक्ट देखिए। उत्तर वैदिक काल में निष्क और सतनाम मुद्रा की इकाइयाँ थी। बस इतना ही नोट कीजिए। उत्तर वैदिक काल में निष्क और सतमान मुद्रा की इकाइयों के नाम जो होते थे निष्क और सतनाम कहते थे। जैसे आज मुद्रा की इकाई रुपया है, इस हिसाब से। अब नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिए। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों के सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीन जो दर्शन है उसका नाम है सांख्य दर्शन। बस इतना ही नोट कीजिए इसमें। नेक्स्ट फैक्ट पर आइए। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इतना नोट कीजिए आप। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया। इस उपनिषद में यज्ञ की तुलना में टूटी हुई नाव से की गई है। इसे आप नोट करने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा। गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। बस इसमें नोट करना है। गायत्री मंत्र का जो उपयोग है, जो वर्णन किया गया है, वो सावित्री के लिए किया गया है, वो सावित्री को समर्पित है। बस इतना ही आपको नोट करना है।
उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट छोड़ दीजिए, उससे नेक्स्ट फैक्ट पर आइए आप। महाकाव्य दो हैं, महाभारत और रामायण। हमारे जो इतिहास में है 2 ही महाकाव्य हुए हैं, एक महाभारत और दूसरा रामायण। नोट कर लीजिए। इसके बाद नोट कीजिए, महाभारत का पुराना नाम जय सीता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसको पूरे को नोट कीजिए। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? जय संहिता यानी महाभारत है। अब गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ है। इसको भी आप नोट कर लीजिए। नोट है, वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बद्रनारायण ने की थी। इसको भी आप नोट कीजिए। तो आज का जो टॉपिक है यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आपको जो इस क्लास में कोई भी डाउट है तो वो भी बता दीजिएगा। इस क्लास में जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो सभी मैंने आपको करवा दिए हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस क्लास से आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ है, अगर थोड़ा सी भी आपको लगा है कि इस क्लास में से हमें कुछ जानकारी मिली है, हमें पढ़ने में थोड़ा मज़ा आया है, हमारा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा है, तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए अपने छोटे भाई बहनों में, रिश्तेदारों में, यार दोस्तों में, या आपके जो आसपास में जो भी व्यक्ति हैं, खासकर वो व्यक्ति जो UKSSC, UKPSC और अन्य किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो उन लोगों को के पास आप इस क्लास को आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ऐसे लोगों को जो अभी स्टार्टिंग में तैयारी कर रहे हैं पुलिस वगैरह की, और उनको पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं आखिर पढ़ें कैसे। उनके पास लूसेंट किताब है, अदरवाइज़ और किताब भी है, तो उनको पढ़ने का जो है तरीका समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से पढ़े। उनके लिए जो है सभी पॉइंट जो है एक समान है। सारे स्टार्टिंग में होता ऐसे है कि सभी इम्पोर्टेंट लगते हैं, सारे पॉइंट जो है हमें इम्पोर्टेंट लगते हैं, हमें ये पता नहीं चलता कि हमें क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है। तो इस हिसाब से जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं, कारणवश कि उन्हें पता नहीं चल रहा है कि कैसे पढ़ रहे हैं। तो उन लोगों के पास ये जो है क्लास आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इसके साथ ही आप सभी लोग मज़े में रहिए, एंजॉय करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय कीजिए, और साथ ही साथ रिवीज़न भी कीजिए। अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, और बच्चों का, बुज़ुर्गों का और महिलाओं का सम्मान कीजिए। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।